नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आज की इस वीडियो में बच्चों खेती से जुड़े हुए, बायोलॉजी से जुड़े हुए और जंतुओं से जुड़े हुए, जो बायोलॉजी के अंदर पौधे और जंतु दोनों हैं उनसे जुड़े हुए और रोग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी ने पूछे हुए हैं और वही क्वेश्चन सीजीएल भी देता है। तो उनसे जुड़े हुए पार्ट पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों इस वीडियो में, और ख़ास तौर पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही है। वैसे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल साइंस बाय सिलोद पर, ठीक है। तो आज मैंने इसको डिटेल वाइज करवाया है बच्चों, 1 बाय 1 स्टेप के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है, यानी ब्लू बेबी जो डिसीज़ है उसका सिंड्रोम कारण कौन सा है। तो वो नाइट्रेट्स आयन होते हैं बच्चों। कौन से होते हैं? नाइट्रेट्स आयन। नाइट्रेट्स आयन लिखे कैसे जाते हैं? NO3 नेगेटिव। क्लियर है? इसका जवाब भी मैंने दिया है साथ में, आगे देखो कि सही उत्तर नाइट्रेट्स है। और भूजल में दूषित नाइट्रेट सैन दूषण के कारण कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है? ट्रू रिब्स, रिब्स होती है बच्चों पसलियाँ। क्या होती है? पसलियाँ। पसलियाँ जोड़ी पूछे तो कितनी होती है? 12। और पसलियों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 24। तो ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों? बी, 24 पसलियाँ होती है बच्चों। याद रखना, आपसे पूछे कि रिब्स की संख्या कितनी है तो 24, जोड़ी पूछे तो कितनी है? 12। और यही पसलियाँ बच्चों हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, हमारे शरीर को खास तौर पर ढांचा देती है, नंबर 1। और अगर पूछ ले पसलियाँ सुरक्षित भी रखती है, किसको सुरक्षित रखती है बच्चों? फेफड़े को। किसको सुरक्षित रखती है? फेफड़ों को सुरक्षित भी रखती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? देखो पहले तो याद रखना है, हरी खाद क्या देती है? नाइट्रोजन, और क्या देती है? फास्फोरस, और प्लस मात्रा देती है सल्फर की। तो ये तो 3 कंटेंट, तो 2 कंटेंट इसमें मुख्य होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और वो मिलती किससे है? सन हैम्प। सन हैम्प को कहते हैं बच्चों ढांचा। सन हैम्प को क्या कहते हैं? ढांचा, ठीक है, जिससे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो सन हैम्प का उपयोग हरी खाद में किया जाता है। हरी खाद सन हैम्प को बुआई 2 महीने के बाद जुताई की ज़रूरत होती है, जब पौधे फूलने लगते हैं, क्योंकि यह अधिक तेज़ी से विघटित हो जाती है और इनका सकारात्मक क्या है? एन संतुलन होगा, यानी नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखती है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसकी मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस में होती है बच्चों? किडनी में होती है। किस में होती है? नेफ्रॉन जो होती है वो किस में होती है? किडनी में। नेफ्रॉन को हम वैसे एक नाम देते हैं बच्चों, किसके साथ जोड़कर? कोशिका गुच्छ के साथ जोड़कर। किसके साथ देते हैं? कोशिका गुच्छ, जो क्या होता है? एक बोमेन संपुट, प्याली जैसी संरचना है। तो नेफ्रॉन में कोशिका गुच्छ जो होते हैं वो आपके ब्लड में से प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? गुर्दे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दिखा देता हूँ, किडनी, किडनी को ही हम क्या कहते हैं? गुर्दे। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी है बच्चों कि गुर्दे की पत्थरी का कारण कौन सा यौगिक है? तो वो भी याद रख लेना, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक एसिड के कारण। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है बच्चों COOH, जो खास तौर पर टमाटर और किस में पाया जाता है? पालक में, ठीक है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। प्रत्येक में लगभग कितनी होती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो छोटी फिल्टरिंग इकाइयों के रूप में काम करते हैं और हानिकारक पदार्थों को अलग करते हैं। किससे? रक्त से, यूरिया जैसे पदार्थों को, क्रिस्टलोइड पदार्थों को। इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों कि प्रतिदिन जो किडनी नेफ्रॉन्स हैं, कोशिका गुच्छ हैं, उसमें से रक्त जो 24 घंटे में पास होता है वो कितने लीटर गुजरता है? 180 लीटर। लेकिन हम शरीर से उत्सर्जित कितना करते हैं? 1.5 से लेकर लगभग 2 या 2.5 लीटर तक उसे निकालते हैं। तो इसका आंसर जो होता है ना परफेक्ट, वो 1.5 से 2 लीटर लगाना होता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है? तो चीनी का फार्मूला होता है बच्चों C12, H22 और कितना होता है? O11। तो आपके पास देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन C। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट भी दिखा दिया बच्चों मैंने, C12, H22 और 11। इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे पास शुद्ध चीनी को आप कहते क्या है वैसे बच्चों? वैसे सुक्रोज। और इसमें पूछ लेना जल के अणु कितने होते हैं? क्या पूछ ले आपसे? जल के अणु कितने होते हैं? तो इसमें जल के अणु कितने होते हैं? जो पीछे वाले हैं इसमें से 11 कॉमन कर दीजिए, तो 11 अणु होते हैं जल के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से उपचार के लिए अब सीड, सीड का मतलब होता है बीज थेरेपी। क्या होता है? बीज थेरेपी। और वो किसके लिए होती है बच्चों? कैंसर के लिए, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सीड थेरेपी किसके लिए प्रयोग होती है, तो कैंसर के लिए होती है। आगे मैंने रीज़न भी दिया इसका कि बीज थेरेपी जो सुजोक थेरेपी पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि बीज थेरेपी किस पर आधारित है, सुजोक पर है। पौधों के अन्य भागों के अनुप्रयोग और एक दर्द महसूस कर रहे व्यक्ति के हाथ या पैर में एक टेप के साथ इसे संलग्न करती है। कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग आजकल किया जाता है। क्लियर? तो याद रखना आजकल जो है कैंसर थेरेपी में किसका यूज़ होता है, सीड थेरेपी का होता है। सीड थेरेपी का यूज़ होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कम से कम एक जेनेटिक पावर मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी एक विशेषता है। यानी कम से कम जेनेटिक पावर किन कोशिकाओं में होती है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कम से कम जेनेटिक पावर मानव शरीर की किन कोशिकाओं में होती है, तो मस्तिष्क यानी ब्रेन सेल्स में होती है न। ये आगे मैंने इसका पॉइंट भी दिया है। मानव मस्तिष्क मानव तंत्रिका और केंद्रीय अंग है और रीढ़ की हड्डी के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। इसे कम से कम जेनेटिक पावर माना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम फ्लोरा एक अनुवांशिक रूप से संशोधित है, इनमें से कौन सा। तो एम फ्लोरा में कौन आता है बच्चों, आलू। ए में आलू है और एम फ्लोरा में भी पहले क्या है, ए है, तो आंसर क्या आपका आलू। क्लियर? तो एम फ्लोरा में किसका यूज होता है हमारे पास, आलू का होता है बच्चों। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। चलिए देखो, एम फ्लोरा जिसे EH92 5271 के रूप में भी जाना जाता है, BASF साइंस द्वारा विकसित एक अनुवांशिक रूप से संशोधित आलू की खेती है ये, और यह औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक एक विशिष्ट प्राकृतिक स्टार एमाइलोपैक्टिन। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि आलू से कौन सा स्टार्च निकाला जाता है, तो एमाइलोपैक्टिन। क्या निकाला जाता है, एमाइलोपैक्टिन। तो इंपॉर्टेंट है, आलू से प्राप्त होने वाला जो प्राकृतिक स्टार्च है वो कौन सा है, एमाइलोपैक्टिन। तो जानवरों की अधिकतम प्रजातियां निम्नलिखित में से किस में होती है बच्चों, आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़ों वाला संघ आर्थ्रोपोडा, जिसमें मक्खी, कॉकरोच, ठीक है, बिच्छू, ये सब आते हैं, कीड़ी। तो ये सब किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा, यानी जिनका शरीर जोड़ों से बना होता है बच्चों। क्लियर? तो इसका ऑप्शन कैसे है, मैंने कंक्लूजन भी दिया आगे कि आर्थ्रोपोडा जानवर साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र है, और क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 भाग फाइलम में संबंधित है। इसमें ये बंदे हैं सारे, चींटियाँ, मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे, झींगा, केंकड़े, मकड़ी, बिच्छू। आर्थ्रोपोडा के कुछ उदाहरण हैं। 3 मुख्य वर्ग भी आते हैं बच्चों, जैसे कीड़े, क्रस्टेंशियंस हो गए और अर्चिड्स हो गए। ठीक है, तो इसमें से क्या है, ये तीनों याद रखने हैं कि आर्थ्रोपोडा के हिस्से कीड़े में जैसे मच्छर है, तिलचट्टे, चिंटियाँ, मक्खियाँ, पतंगे, टिड्डे, बीटल, तितलियाँ, ये तो आते हैं कीड़े में। क्रस्टेंशियंस, इसमें केंकड़े आते हैं, झींगा मछली, झींगा और बर्नाकल शामिल हैं। ऑर्चिड्स के अंदर क्या आते हैं, बिच्छू, मकड़ी और क्या, घुन शामिल होते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आता है ओनली क्रोप्रॉन्स, यानी इसके अलावा कुछ अन्य वर्ग भी हैं, जैसे क्या है कि ओनिक्रोप्रॉन्स होते हैं और चिलोपोड्स होते हैं। ठीक है, सेंटीपोड्स भी कहते हैं इन्हें, सेंटीपोड्स। वैसे चिलोपोड तो हम लिखते हैं, वैसे इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, सेंटीपोड और मिलीपैड। ठीक है, डिप्लोमा, ये भी आपके पास किस में आते हैं, मखमली कीड़े। ठीक है, तो चलिए, फलों का पकना निम्न में से किस हार्मोन का कारण है। फलों का पकना बच्चों किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण है, और इसकी अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसका नोटिफिकेशन दे देते हैं आपको बढ़िया सा। एथिलीन हार्मोन फलों में पकने की एक प्रक्रिया जिसके कारण वो अधिक स्वादिष्ट होते हैं। फल एथिलीन नामक गैसीय यौगिक उत्पादन करते हैं जो पकने की प्रक्रिया को शुरू करता है। एथिलीन गैस का उपयोग फलों के पकनों को नियंत्रित करने के लिए भी, यानी ये फलों को सुरक्षित भी रखता है, ये भी याद रखना। हार्मोन जो है सुरक्षित रखता है। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन भी इसकी सहायता करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से हमारे पास कौन सा, तो मंगोलिज्म जाना जाता है बच्चों। तो आंसर का कंक्लूजन देख लीजिए, मंगोलियन कहते हैं, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रति के सभी भाग की उपस्थिति के कारण होता है। और मानव में सिंड्रोम सबसे आम गुणसूत्र असामान्यता है, यानी गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। यह आमतौर पर संज्ञानात्मक क्षमता यानी मानसिक मंदता या MR और शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की विशेषताओं का एक विशेष सेट जुड़ा हुआ है, यानी बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। यानी लेक से स्कारलेट रेजिनेंस द्रावण है। लेक क्या होता है बच्चों, लाख,
लेक का यहाँ वर्ड क्या है, लाख। लाख की क्या बनती है बच्चों, चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ किससे प्राप्त होती है, कीड़ा है जो इसका स्त्रावण करता है, यानी स्कॉटलेस रेजिन बोलते हैं। स्कारलेट रेजिन का स्त्रावण किसके लिए होता है, लाख बनाने के लिए। और कौन करता है, ये कीड़े करते हैं बच्चों। आगे चलिए इसका विश्लेषण दे देते हैं। लाख कीड़ों से लाल रंग का रेशेदार स्त्रावण होता है। यह कई लाख प्रजातियों के कीटों द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसमें से अधिक खेती केरिया लाख की होती है। याद रखना, अब इम्पोर्टेंट है, केरिया लाख की खेती क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। किसान को एक छड़ी मिलती है जिसमें अंडे सेने के लिए तैयार अंडे होते हैं और इसमें संकरित में होने के लिए बांध देती हैं, तो जिससे इन कीड़ों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है और ये स्त्रावण करते हैं गूंद की तरह। निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट एक चरित्र है जिसमें आत्म प्रतिकृति योग्य बनाता है। डीएनए उपस्थित होते हैं, आरएनए डीआरएनए दोनों। तो आपका आंसर क्या आएगा, डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए की उपस्थिति उन्हें आत्म प्रकृति के योग्य बनाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, यानी इसमें क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है और 70S प्रकार का आरएनए होता है। 70S आरएनए लिखा जाता है, तो दोनों के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास। पूर्वजों से विरासत में मिलता है। यह प्रकाश संश्लेषक साइनोबैक्टीरियम जो एक प्रारंभिक यूकेरियोटिक सेल द्वारा होता है। ठीक है, संलग्न था, संलग्न का मतलब पाया गया था। ठीक है, आगे हमारे पास अब आता है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं बच्चों, थ्रोम्बो का अर्थ समझ लो, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का शब्द किससे जुड़ गया बच्चों, रक्त का थक्का जमाना। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रक्त कणिका काम आता है, तो प्लेटलेट्स काम आता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है, जो रक्त को जमाने में सहायक है और थ्रोम्बिन बनाने में सहायक है, वो कौन होते हैं, प्लेटलेट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हिस्सा देख लो कि प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। रक्त एक घटक है जिसका कार्य रक्त वाहिकाओं की चोट से रक्त स्राव द्वारा प्रतिक्रिया करना, जिसे रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अदरक का खाद्य भाग वास्तव में एक है संशोधित रूट, संशोधित स्टेम, संशोधित पत्ती। अब देखो, अदरक कहाँ होती है बच्चों, नीचे होती है। अदरक क्या है, पत्तियों वाले तने के नीचे भाग में पाया जाता है। जब नीचे भाग में पाया जाता है तो वो किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। अदरक, आलू, ये सब किसके रूपांतरण है, तने से। ठीक है, तो संशोधित स्टेम, सिंथेसाइज्ड स्टेम बोला जाता है इसे। ठीक है, चलिए इसका हिस्सा देख लो। अदरक में जो हिस्सा हम खाते हैं वह वास्तव में जड़ है। याद रखना, वास्तव में वो क्या है, जड़, जिसे पौधे का प्रकंद भी कहते हैं। प्रकंद एक संशोधित तना है जो क्षैतिज रूप से भूमिगत बढ़ता है। तो वास्तव में तो एक जड़ है, लेकिन प्रकंद होता है जिसे हम एक संशोधित तना कहते हैं। इसलिए अदरक किस में काउंट होती है, तने में। गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, गोभी बच्चों होती है कली। गोभी क्या होती है, कली। कली को हम क्या कहते हैं, बड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ, बी। तो गोभी का जो खाने योग्य भाग है वो बड है, कली है। ठीक है, ऑप्शन बता देते हैं इसमें क्लियरेंस के लिए कि गोभी का खाने योग्य हिस्सा वनस्पति कली है। वनस्पति कली और कलियां होती है जिनमें वनस्पति भाग जैसे पत्तियां और पत्तियां फूल की बजाय पैदा होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम अधिकतम एटीपी उत्पादन करेगा, यानी किससे हमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलेगी। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या है, खनिज। तो वसा से मिलती है बच्चों, प्रोसेस तो धीमी होती है इसकी लेकिन ऊर्जा हमें ज़्यादा देती है। तो वसा से हमें एटीपी की मात्रा क्या मिलती है, ज़्यादा। तो वसा भोजन सबसे धीमा लेकिन ऊर्जा कुशल स्रोत है। वसा का प्रत्येक ग्राम ऑक्सीकरण पर अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, वसा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड वो होता है बच्चों कि जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जल के साथ घुलकर क्या देता है, मोनोसेक्राइड की प्रतियां देता है, यौगिक देता है। तो वो आपका मोनोसेक्राइड नहीं होता जो जल के साथ घुलकर मोनोसेक्राइड देता है। तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज है और लैक्टोज, ये तीनों बच्चों आपके मोनोसेक्राइड है। बचा कौन सा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है आपकी शर्करा। शर्करा जल में घुलकर क्या देती है आपको, एक ग्लूकोज और एक क्या देती है, फ्रुक्टोज। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनता है, फ्रुक्टोज। क्लियर, इसको समझा देते हैं, चलो आगे। मोनोसेक्राइड सरल कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं जिन्हें अन्य कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आया था, सी, सुक्रोज। ठीक है, ग्लाइकोजन शरीर के किन भागों में मुख्य रूप से संग्रहित होता है, यानी ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन पहले तो बता देता हूँ क्या है, पॉलीसेक्राइड है।
कार्बोहाइड्रेट है ये जमा कहाँ होता है बच्चों, यकृत और मांसपेशियों में। यकृत जिगर, जिगर को यकृत, और क्या होती है, मांसपेशियां। ऑप्शन आपका कौन सा है, बी। तो चलिए नेक्स्ट इसका बता देते हैं। यकृत और मांसपेशियों, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है, और ग्लूकोज का मल्टी ब्रॉन्डेड पॉलीसैकेराइड है। इसके बाद जानवरों में, कवक में और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ग्लाइकोजन मनुष्य के अलावा जानवरों में भी, कवक में भी और बैक्टीरिया में भी ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है, ठीक है। तो निम्न में से किसकी अधिक मात्रा का सेवन सिरोसिस हो सकता है, तो ऑप्शन सोचने की जरूरत नहीं है, शराब के कारण बच्चों। सिरोसिस किससे होती है, शराब के कारण। इसका कंक्लूजन दे देते हैं कि शराबी सिरोसिस 10% से 20% व्यक्तियों के बीच विकसित होता है, जो 1 दशक या उससे अधिक समय तक पीने से, ठीक है, यानी लगातार पीने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया को सही ढंग से परिभाषित करता है। हाइपोग्लाइसीमिया को निम्न में से कौन सा सही परिभाषित करता है बच्चों, देखो, थायरोक्सिन स्राव के सामान्य स्तर से कम होना, प्रोटीन का सामान्य स्तर से कम होना, सामान्य रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित 8 हार्मोनों में से एक या अधिक स्रावण से कम होना, या रक्त शर्करा के सामान्य स्तर से कम होना। तो देखो, हाइपोग्लाइसीमिया रक्त के शर्करा के सामान्य स्तर के कम होने से होता है बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा के सामान्य स्तर से कम होना, यानी ग्लूकोज की कमी आना, उसमें कमी हो जाना। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति होती है बच्चों, स्थिति है जिसमें आपका रक्त शर्करा जो है, ग्लूकोज भी कहा जाता है, मानव शरीर में सामान्य से कम हो जाती है। तो मधुमेह उपचार और अन्य स्थितियों के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। यानी रक्त में किसकी कमी होना, ग्लूकोज या शर्करा की कमी होना। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफाइटस की परिभाषा है। सैप्रोफाइटस क्या होते हैं बच्चे, गली सड़ी चीज़ों पे निर्भर होते हैं। याद रखो कि जो हमारे सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक 2 क्वांटिटी होती है, तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं, गले सड़े कार्बनिक यौगिकों को फीडिंग करते हैं। तो एक परजीवी पौधा है, नहीं हो सकता, परजीवी पौधा नहीं होगा बच्चों। सैप्रोफाइटस परजीवी होता है, पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, तो ये कट गया। विषमपोषी पौधा जो अन्य जीवित पौधों को खाता है, ठीक है, ये भी नहीं है बच्चों, विषमपोषी। हेट्रोट्रॉप्स हो गया। अच्छा, एक हेट्रोट्रॉफिक संयंत्र जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर खिलाता है, ठीक है, ये आएगा कि जो आपका क्या करता है, मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है। मृत पर कार्बनिक पदार्थों को खाने वाला हेट्रोट्रॉपिक संयंत्र। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों पे निर्भर हो रहा है। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक पौधा जो मृत कार्बनिक पदार्थों को फीड करता है, खाता है। तो लाइजोट्रॉपिक पोषण या सेप्रोट्रॉपिक पोषण कीमोथेरोट्रॉपिक और एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन की एक प्रक्रिया है जो अक्ष्यकारी कार्बनिक पदार्थों के प्रसंस्करण में शामिल है। यह सैप्रोट्रॉप्स में होता है। किस में होता है, सैप्रोट्रॉप्स में होता है, और अक्सर कवक और मिट्टी बैक्टीरिया से जुड़ा होता है, जैसे एनएरोबिक बैक्टीरिया और क्या होते हैं हमारे पास, फंगस, जो फर्मेंटेशन भी करते हैं बच्चों, शराब बनती है। तो निम्नलिखित पौधों में से किसे भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय जिनसेंग के रूप में किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो वो क्या होता है बच्चों, वियाथिनिया सेमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा को क्या कहा जाता है, इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। अश्वगंधा क्या कह सकते हो इसे आप, अश्वगंधा भी कहते हैं। विथानिया सोमनीफेरा इसे क्या कहते हैं आप, अश्वगंधा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं बच्चों, विलियम बैटसन। कौन सा है हमारे पास है, विलियम बैटसन। विलियम बैटसन एक अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे जो अनुवांशिकता के अध्ययन का वर्णन करने वाले, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी एक तो अनुवांशिकता का अध्ययन और एक अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग, तो इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है, फादर। क्लियर। दुनिया का पहला क्लोन भैंस किस देश में पैदा हुआ था बच्चों, भारत में। आपको पता ही है भारत के अंदर जो संशोधन है कि किसके अंदर, बफेलो वाला आपको पता है कहाँ है, हिसार में है। कहाँ है, हिसार में है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले दुनिया का क्लोन भैंस किस देश में पैदा हुआ है, भारत में हुआ है, और इसकी प्रॉपर्टी 2009 में आई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में पैदा हुई थी। अब एक बात और देखो,
बफेलो का जो अनुसंधान केंद्र है वो तो है हिसार में, ठीक है, CIRB, लेकिन इसका जो क्लोन तैयार किया गया तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में पैदा हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन विकसित होने वाला पहला टीका था? निम्नलिखित में से वैक्सीन विकसित होने वाला पहला टीका कौन सा था बच्चों? चेचक का था। चेचक किससे होती है? वायरस, संक्रामक बीमारी है, होने वाला पहला टीका था, संक्रामक बीमारी है। वायरस वेरिएंट्स में से एक वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, वेरियोला मेजर और वेरोला माइनर के कारण होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग विटामिन ए, विटामिन डी के साथ विटामिन बी को भी संग्रहित कर सकता है? वो कौन है हमारे पास? लीवर है बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर? तो लीवर विटामिन ए, विटामिन डी के साथ विटामिन बी को भी संग्रहित करता है। पाचन के दौरान स्रावित पित्तरस उन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, रेड वाइन जैसी कुछ वाइन स्वास्थ्य लाभकारी करती हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स के रूप में काम करते हैं और मुक्त कणों को कैप्चर करके अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं। रेड वाइन में पाया जाने वाला सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो वो आपके पास बच्चों पॉलीफेनॉल है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट रेड वाइन में कौन होता है? तो पॉलीफेनॉल होता है, ठीक है, पॉलीफेनॉल होता है रेड वाइन में पाया जाने वाला आम एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल। यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि रेड वाइन जैसी कुछ वाइन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स के रूप में काम करते हैं और मुक्त कणों को कैप्चर करके अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना पॉलीफेनॉल। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा समूह दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर का प्रतिनिधि? कार्सिनोमा। क्या करता है? कार्सिनोमा। कार्सिनोजेनिक वर्ड आता है बच्चों, तो जिसे आप क्या कह सकते हो? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा किस से निकल के आया है? और आगे चला गया बच्चों, एक मिनट, तो हमारे पास बच्चों क्या था? कार्सिनोमा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? पहला। तो कार्सिनोमा का संबंध क्या है देख लो कि कार्सिनोमा समूह दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर प्रतिनिधित्व करता है। कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो उत्तक के रूप से शुरू होता है और शरीर की आंतरिक या बाहरी सतहों को दर्शाता है जो भ्रूण जनन के दौरान एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल रोगाणु परत में उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। याद रख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना। इसकी PDF आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके जस्ट बाद वीडियो का अपलोड होने के बाद आप उसे देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी GM हमारे पास तकनीक RIDL खबरों में थी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुकाबला करने के लिए RIDL विकसित किया जा रहा है? तो मलेरिया के लिए किया जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आ सकता है कि RIDL किसके लिए है? तो मलेरिया के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विज्ञान का निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी कार्य विशेषताओं, घटनाओं का अध्ययन जीवित दुनिया में किया जाता है? मशीन की दुनिया के लिए इस ज्ञान के अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारे पास विज्ञान का जो कंसेप्ट है बच्चों, विशेषताओं, घटनाओं का अध्ययन जीवित दुनिया में किया जा रहा है। मशीन की दुनिया के लिए इस ज्ञान के अनुप्रयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे बायोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक कहते हैं। तो इसे पढ़ लेना बच्चों। देखो, बायोनिक जैविक रूप से प्रेरित इंजीनियरिंग के साथ संयुक्त जैविक तरीकों का अनुप्रयोग है। यह विज्ञान की शाखाओं जो जीवित दुनिया और मशीन की दुनिया में इस ज्ञान के अनुप्रयोग के कार्यों, विशेषताओं और घटनाओं का अध्ययन करती है। क्लियर? तो इसे कहते हैं हम बायोनिक। आगे,
जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल है, ग्रेगर मेंडल। कौन था बच्चों? ग्रेगर मेंडल, जिसने मटर की खेती पे इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने 19वीं शताब्दी में आनुवांशिकता को सामान्य रूप से खराब समझा गया था और जीन की अवधारणा बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। ग्रेगर मेंडल ने जीन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए बगीचे में किसका पौधा बोया था? मटर का, और जिस पे उसने काम किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हाइपोग्लाइसीमिया को सही ढंग से परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन आ गया था बच्चों, शर्करा वाला, ये मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि होडोफोबिया निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ एक डर है? तो ये बच्चों होडोफोबिया, हड़बड़ाहट, होडोफोबिया से समझ जाओ हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट कब होती है? जब हम यात्रा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है? ट्रैवल, ट्रैवल फोबिया कहा जाता है इसे, ट्रैवलिंग फोबिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसको बता देते हैं। होडोफोबिया को यात्रा भय या यात्रा के डर के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग घर छोड़ने से डरते हैं, जबकि कुछ लोग परिवहन के कुछ रूपों से डरते हैं। इसे चिकित्सा और कार्य के मिश्रण से दूर किया जा सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बैक्टीरिया शब्द गढ़ा था? गढ़ा था का अर्थ है बताया था। तो देखो, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। और क्रिश्चियन गॉटफ्राइड एरनबर्ग ने इसका नामांकन। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कि हमारे पास बैक्टीरिया शब्द का नामांकन किसने किया था? तो वो एरनबर्ग ने किया। खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और ये पूछ लेना कि बैक्टीरिया आपका किण्वन करने में सहायक है, तो वो किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने। और रॉबर्ट कोच ने क्या है कि जीवाणु मत खोजा था। क्या खोजा था? जीवाणु मत खोजा था। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि रॉबर्ट कोच का, लुई पाश्चर का, एरनबर्ग और ल्यूवेनहॉक का, याद कर लेना इसे। चलिए, क्रिश्चियन वर्ड बता दिया मैंने आपको। प्राणी वैज्ञानिक थे, जर्मन प्राकृतिकवादी थे ये, प्राणी विज्ञानी भी थे, तुलनात्मक शारीरिक विज्ञानी, भूविज्ञानी और सूक्ष्मदर्शी भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बैक्टीरिया शब्द जिन्होंने गढ़ा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जीव विज्ञानी निम्नलिखित में से किस कशेरुका में एक्यूटिको लैटरलिस प्रणाली के माध्यम से सुनवाई और ध्वनि संवेदी तंत्र का प्रदर्शन करने में सक्षम है? यानी हमारे पास कौन से कशेरुक जो आपके एक्यूटिको लैटरलिस प्रणाली, एक्यूटिको लैटरलिस प्रणाली के माध्यम में सुनवाई और ध्वनि संवेदी तंत्र का प्रदर्शन करने में सक्षम कौन सा कशेरुक है? तो वो कौन सा होता है? मछलियाँ होती है, फिश होती है बच्चों। कैसे? कि जीव विज्ञानी मछलियों में एक्यूटिको लैटरलिस प्रणाली के माध्यम से श्रवण और ध्वनि संवेदी तंत्रों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रुग्ण भय यानी फोबिया की श्रेणी में नहीं आता? स्मृति भीति, फोटोफोबिया, एल्गोफोबिया और एंथोफोबिया। तो फोटोफोबिया क्या होता है बच्चों? प्रकाश से संबंधित है, ये हमारे पास इस श्रेणी में नहीं है, रुग्ण भय में नहीं है। तो फोटोफोबिया एक डर नहीं है, यह प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है, यानी सूर्य के प्रकाश या अच्छी तरह से जलाए जाने वाले स्थानों के लिए फैलाव है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया सीमित स्थानों से डरता है, क्लोस्ट्रोफोबिया जो है वो सीमित स्थानों से डरता है। और अल्गोफोबिया दर्द का डर है, और एंथोफोबिया फूलों का डर है। जो मैंने 3 नाम लिखे थे, क्लोस्ट्रोफोबिया सीमित स्थानों से डर है, अल्गोफोबिया दर्द का डर होता है, और एंथोफोबिया क्या होता है बच्चों? फूलों का डर है। ये भी याद रख लेना, काम आएगा। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है ऑर्निथोफिलस। ऑर्निथोफिलस किसके माध्यम के कारण प्रांगण में संदर्भित है? तो ऑर्निथोफिलस किससे होता है बच्चों? पक्षियों द्वारा। तो ऑर्निथोफिलस पक्षियों द्वारा परागण होता है फूलों का, याद रखना, काम आएगा। तो ऑर्निथो पक्षियों द्वारा माध्यम से संदर्भित करता है। पक्षी जो ऑर्निथोफिली में शामिल हैं, ब्रश जीव और लंबे बिल के साथ विशेषज्ञ अमृत हैं, जो या तो फूलों के संरचना पर मंडराने के लिए उड़ान या प्रकाश को मंडराने में सक्षम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड, सिरा आलिंद नोड बोलते हैं बच्चों, सिरा आलिंद। आलिंद क्या है? ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में होती है बच्चों। किस में होती है? राइट ऑरिकल में। क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा? राइट आलिंद। मानव पेसमेकर में प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड में स्थित होता है, जो दाएं एरिकल चैम्बर में मौजूद। दायां का मतलब होता है बच्चों आपके पास राइट, और बायां का मतलब होता है लेफ्ट। यह विशेष कोशिकाओं का एक छोटा द्रव्यमान है जो दाएं आलिंद के शीर्ष पर स्थित है, अर्थात हृदय का ऊपरी कक्ष। क्या कह सकते हो इसे? हृदय का ऊपरी कक्ष।
चलिए अब आता है बाजार में सबसे लोकप्रिय 0 कैलोरी चीनी विकल्प सुक्रालोज से बना है। यह कृत्रिम मिठास के रूप में सुक्रालोज में कैलोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों ये हमारे शरीर में विखंडित नहीं होता। 4 चीनी होती है बच्चों जो आपको 0 कैलोरी मान के रूप में मार्केट में मिलती है। नाम याद रख लेना, बोल देता हूँ। एक होती है बच्चों सुक्रालोज, एक होती है सैक्रीन, एक होती है एस्पार्टेम और एक होती है एलिटेम। तो आपके पास क्योंकि सुक्रालोज सुक्रोज की तुलना में 600 गुना मीठा होता है और इस प्रकार इसकी कम मात्रा शरीर में पचने पर समान स्वाद लेकिन शून्य कैलोरी देती है। ऑप्शन आपका ए। क्योंकि सुक्रालोज की रासायनिक संरचना, इसका ऑक्सीकरण ये नहीं है, क्योंकि सुक्र ये कुछ नहीं आता बच्चों। और वैसे इसमें आपके पास सुक्रालोज बच्चों सुक्रालोज 100 गुना मीठी होती है, ठीक है। और क्योंकि 600 गुना ही होती है बच्चों, 600 गुना। एस्पार्टेम और क्या होती है 100 गुना, ठीक है। सुक्रालोज शरीर में पचता नहीं है। तो इसका फैक्ट जो लिया गया है, क्योंकि सुक्रालोज शरीर में पचता नहीं है, बाजार में शख्सियत लोग 0 कैलोरी सुक्रालोज से बना एक मधुर और कृत्रिम पदार्थ है। सुक्रालोज शरीर में पचता नहीं है। इसमें थोड़ा सा फैक्ट हो गया बच्चों कि अगर इसमें याद रखना हो तो ये भी याद रख लेना, सुक्रालोज चीनी से कितने गुना मीठा होता है? 600 गुना। और कहाँ प्रयोग होता है बच्चों? गर्म पदार्थों में प्रयोग किया जा सकता है। ठंडे पदार्थों में कौन सा होता है? एस्पार्टेम होता है, जो चीनी से कितने गुना मीठा होता है? 100 गुना। और एक याद रख लेना सैक्रीन। सैक्रीन आपका लगभग 500 से लेके 550 गुना मीठा होता है। और एलिटेम, एलिटेम जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, 2000 गुना मीठा होता है चीनी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मानव पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो वो आपका प्रोस्टेट कैंसर से है। मानव पेपिलोमा वायरस किस से संबंधित है बच्चों? लसिका फाइलेरिया से है, ल्यूकेमिया से, सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर। तो आपके पास आंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो मानव पेपिलोमा वायरस HVP एक वायरल संक्रमण है, त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच से गुजरता है। HVP की 100 से अधिक किस्में हैं बच्चों। और मानव पेपिलोमा वायरस गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से क्या है? संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास सर्वाइवल एक्सल और HVP पेपिलोमा वायरस किससे संबंधित है? गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से भी संबंधित है। तो आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके संबंध कार्यों पर विचार करें। तो ये जिब्रेलिन है, गिब्रेलिन नहीं है बच्चों, जिब्रेलिन। क्या चीज़ है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आपका हार्मोन बीजांड बीज का अंकुर करता है। ऑक्सिन यानी ऑक्सिन एपिकल वर्चस्व है, यानी कलियां खिलाता है। साइटोकाइनिन फलों के जीवाणुरोधक नहीं, साइटोकाइनिन आपका जीवाणुरोधक में काम नहीं करता। तो केवल क्या आएगा? 1 और 2। आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। क्योंकि जो फलों को पकने में काम आता है वो एथाइलिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और शूटिंग गठन में काम करता है, ठीक है। तो यानी सीके रसायनों का एक समूह है जो ये काम करता है। और एथिलीन जो है फलों के क्लिमेटिक रेस्पायरेशन के लिए, फलों का जो क्लाइमेटिक रेस्पायरेशन होता है वो एथिलीन के कारण होता है, पकने में वो काम आता है, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम 90 एक परमाणु आपदा के बाद स्वास्थ्य के मुद्दों के स्रोत के रूप में मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से किसके लिए सबसे खतरनाक है? यानी हमारे पास ये किसके लिए खतरनाक होता है बच्चों? हड्डियों के लिए। किसके लिए खतरनाक होता है? हड्डियों के लिए। यानी अस्थि साधक बोलते हैं इसे, जो कैल्शियम और अगले लाइटर समूह 2 तत्वों के समान जैव रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है और जीव में प्रवेश करने के बाद सबसे अधिक बार दूषित भोजन या पानी के साथ अंतर्ग्रहण करता है। लगभग 70 से 80% खुराक उत्सर्जित हो जाती है और वस्तुत सभी शेष स्ट्रोंशियम 90 हड्डियों और अस्थि मज्जा में जमा होते हैं और शेष 1% रक्त नरम ऊतकों में शेष होते हैं। और हड्डियों में इसकी उपस्थिति से हड्डियों का कैंसर और पास ऊतकों का कैंसर और ल्यूकेमिया हो सकता है। तो मुख्य तौर पर किसको प्रभावित करता है ये? पहले हड्डियों को। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति की जड़ों में मूल्यवान एल्केलॉइड होते हैं जो दवा में उपयोग आते हैं? तो वो बच्चों होते हैं रुवाल्फिया सरपेंटिना। रुवाल्फिया सरपेंटिना किसको कहते हैं बच्चों? आंवला को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंवला। तो इसकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं? मूल्यवान एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो रोल्फिया सर्पिना हिंदी में एक सर्पसंध है। रेस्पिराना एक अक्षारीय प्रकृति के साथ सर्पिना से अलग किया जाए और व्यावहारिक रूप से
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है बच्चों। क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है जो इससे मिलती है, जिसमें एल्केलॉइड होता है। शतावरी ऑफिनेशियल, शतावरी एक सब्जी है, ठीक है। और एम्बिलिका और ऑफिस भारतीय गुंजबेरिया, और सॉरी बच्चों, ये जो हमारे पास है सर्पिना एल्केलॉइड है, जिसको एक तरह से एल्कोलॉइड बनाए जाते हैं। एल्केलॉइड आंवला नहीं है बच्चों, आंवले में ये आते हैं, ठीक है। शतावरी एक सदाबहार सब्जी होगी, ये हो गया। और क्या हो गया? हेलनिथ यूनिस आपकी एक क्या हो चुकी है? सूरजमुखी, ठीक है। तो देखिए, भारतीय गुंजबेरी कहते हैं, इसको आंवला कहते हैं, ठीक है। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस और हेलियनथ्स एन्युअस और सूरजमुखी है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास रोल्फिया सर्पिना एक तरह से क्या देती है? सर्पसंद है बच्चों। सर्पसंद याद रखना, इसको हिंदी में सॉरी मैंने आंवला कह दिया था। आंवला अपने पास ये है, सूरजमुखी ये है, शतावरी एक सभी यानी शाक रूपीय है, ठीक है। तो रुवाल्फिया सर्पेंटिना आपका सर्पसंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गन्ने का पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण में सक्षम है, पहला कथन। दूसरा, गन्ने के पौधे की जड़ें नाइट्रोजन शीतलीकरण बैक्टीरिया के किस्म का घर है। तो आपके पास पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन बच्चों गलत है, क्योंकि गन्ने की जड़ें कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। तो अभी कथन तो सही है, पर कारण इसका क्या है? गलत। तो ऑप्शन क्या आपका? ए, गन्ने की जड़ों के अंदर कभी बैक्टीरिया शीतलीकरण नहीं करता। जो पोरी होती है ना, उसके बीचों बीच होता है बच्चों, जो गन्ने की पेरियां होती है, ठीक है। तो पहला कथन सही है, क्योंकि इस गन्ने की किस्मों को ग्लू एक्टोबैक्टर डाइजोऑट्रोफिक्स नामक एक जीवाणु के साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम माना जाता है। लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि फलियां और अन्य नाइट्रोजन फिक्सित पौधों में जड़ों में बैक्टीरिया होता है जो आपकी नोडल्स तैयार करते हैं। तो डाइजोऑट्रोफिक्स गन्ने के तने के बीच में रिक्त स्थानों में होता है बच्चों। जो डाइजोऑट्रोफिक्स होता है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन शीतलीकरण करता है, गन्ने की पोरियों के बीच होता है। और विकल्प आ जाए जैसे आलू, गेहूं, जो और गन्ना में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन शीतलीकरण कौन कर सकता है? तो गन्ना करता है बच्चों, ठीक है। आगे, निम्नलिखित पर विचार करें। एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी वाला है, बी या ओ ब्लड ग्रुप से प्राप्त कर सकता है, बी या ए बी ब्लड ग्रुप वाले से। व्यक्ति को दान कर सकता है एक व्यक्ति जिनका बी ओ ब्लड ग्रुप है, जिसे बॉम्बे नहीं है बच्चों, बी ओ ब्लड ग्रुप है, ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास समान रक्त समूह है। तो यानी समान रक्त समूह तो प्राप्त कर ही सकता है। और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी या ओ से ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है, और बी ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ये कथन सही है। तो कथन आपका एक और दो दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को स्थानीय रूप से बंदर रोग के नाम से जाना जाता है? बंदर को क्या कहते हैं बच्चों? वानर। वन, तो हमारा कसानूर क्या आएगा? वन, यानी क्या है कि KFD बोलते हैं इसे, यानी कसानूर फॉरेस्ट डिजीज बोला जाता है बच्चों। आगे बता देते हैं, कसानूर वन रोग KFD कहा जाता है। दक्षिण एशिया के लिए एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है ये। इस बीमारी की रिपोर्ट सबसे पहले मार्च 1957 भारत के कर्नाटक कासनूर वन से ली गई थी, और पहली बार 1957 में बंदरों में से कई लोगों की जान ले चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फेफड़े के फ्लूक रोग यानी पैरागोनियासिस कभी कभी तपेदिक के साथ भ्रमित होता है। फेफड़े के गुच्छे की बीमारी है, किसके कारण होती है? ये गोल कृमि के कारण होती है। आमतौर पर उन देशों में पाया जाता है जहाँ कच्चे समुद्री फलों का प्रयोग होता है। ये बात सही है, ये बात गलत है। उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है, ये बात भी सही है। तो आपका कथन कौन सा है बच्चों? 2 और 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका कंक्लूजन, ICMR जल्दी फेफड़े के फ्लूक रोग पैरागोनियामाइसिस के लिए डायग्नोस्टिक किट लॉन्च करेगा, और यानी कर चुका है, ये पहले की बात है। ICMR डिब्रूगढ़ द्वारा विकसित यह किट फेफड़े के फ्लूक के कारण होने वाली बीमारी का निदान करेगी, यानी उसका उपयोग बताएगी, और तपेदी के कारण भ्रमित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिका वायरस के संक्रमण के लिए एडिस एजिप्टी मच्छर को मुख्य वेक्टर माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या है? कि चिकनगुनिया, डेंगू बुखार और पीला, तो तीनों ही होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है कि मच्छर को मुख्य वेक्टर माना जाता है। कौन से मच्छर को? एडिस एजिप्टी को जिका वायरस रोग के संक्रमण के लिए। तो क्या होता है हमारे पास? तीनों डिजीज हैं इससे। आगे इसका कंक्लूजन दे देते हैं, तीनों है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, बायोसिमिलर और जेनरिक के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार करें। कि जेनरिक जटिल रासायनिक संश्लेषण, नहीं बच्चों, जेनरिक जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ये गलत हो गया। बायोसिमिलर जीवित कोशिकाओं से सरल, नहीं, बायोसिमिलर जटिल होते हैं, जेनरिक सरल होते हैं, यह पहला कथन गलत हो गया। जेनोसिक्स
की तुलना में बायोसिमिलर आमतौर पर शुद्धता और शक्ति में अधिक होते हैं। नहीं, बायोसिमिलर और जेनेसिक्स उत्पादक और शुद्धता में बराबर होते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या, दोनों ही गलत हो गए, न तो एक है और न दो है। क्लियर, ये याद कर लो कि न तो एक है और न ही दो, क्योंकि जैविक उत्पादों के सामान्य संस्करणों को बायोसिमिलर कहा जाता है। पहला कथन गलत है क्योंकि जेनरिक सरल संरचना है और बायोसिमिलर जटिल है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि आमतौर पर उत्पाद की सुरक्षा, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में जैविक उत्पाद और उनके बायोसिमिलर के बीच कोई अंतर है नहीं है, यानी वो बराबर होते हैं, ठीक है, शक्ति के रूप में। तो इसलिए दोनों कथन हमारे गलत हो चुके हैं। ये थी हमारी बच्चों आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही बच्चों। कि वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर है जरूर कर देना।